चलें जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जी आज का टॉपिक है ऑल अबाउट टेंसेस एंड देयर काइंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। बेसिकली अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो दैट इज लाइक आपका जो सब्जेक्ट है दैट मस्ट हैव एन एग्रीमेंट विद द वर्ब दैट यू आर यूजिंग इन द सेंटेंस। एक आप सेंटेंस जो यूज कर रहे हैं उसमें आपका जो वर्ब है और सब्जेक्ट है वो दोनों सही सही अलाइंड हों और उनमें मतलब जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बने। फॉर एग्जांपल अब इसमें चंद एक रूल्स पढ़ेंगे हम। अब रूल्स कैसे हैं, जैसे पहला रूल है, कहता है कि द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स रियल सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये है कि भाई अब एग्जांपल देखें। अब कह रहा है कि भाई ईच ऑफ माय ब्रदर वाज एजुकेटेड। अब ये देखें यहाँ पे माय ब्रदर्स, ये देखें ये जो है ना ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे ये जो वॉज लगा हुआ है ये तो सिंगुलर लगा हुआ है। ये क्या मसला हो गया वाला? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? जी सर, यहाँ पे वर लगेगी। वर लगेगी? वर्ड एनीबॉडी? लगेगा यहाँ। वर लगेगी? यस सर। सरवाज ही सर। सही है। क्यों? सर ईच की वजह से लगा है। वॉज क्यों सर सही ईच है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना, वो मतलब सिंगुलर ही लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। यहाँ पे ये जो पहला रूल है वो उसका ये है कि भाई ये जो ईच और एवरी वन, वन ऑफ, इनकी वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सिंगुलर लगा हुआ है। और ये जो पहला सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ये जो पहला रूल है, ये जो है ना ये इन सब्जेक्ट की वजह से अब ये सिंगल है। कह रहा है कि ईच ऑफ माय ब्रदर्स, मेरे भाई तो ज्यादा हैं लेकिन उनमें से एक, तो उसकी जब हम एक की बात करते हैं तो उसके लिए सिंगुलर आता है। तो उसके लिए जब होगा तो वो हम सिंगुलर कंसीडर जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है जी। इस तरह ये जो पहला रूल होगा उसमें अगेन यहाँ पे एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, हर एक, तो उसके लिए हैज लगा दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू अमेरिका। बहुत फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड ज्यादा है, उनमें से कोई एक, तो उनमें से एक जो है ना उसकी वजह से हमने सिंगुलर लगा दिया यहाँ पे। अगला रूल है जी, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड मस्ट बी यूज विद द प्लूरल वर्ब। जिस तरह स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दो अलग अलग चीजें, उनके साथ जो है ना प्लूरल वर्ब लगेगा, ना कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये तो उनका सीधा सीधा है कि भाई ये दो वर्ब, दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। ही एंड आई वर इन दिल्ली लास्ट ईयर। अगेन वो और मैं दिल्ली में थे, हम दो थे तो इसलिए प्लूरल आएगा। एंड जो वर लगाया हमने वो दोनों को प्लूरल होने की वजह से वर लगाया। थर्ड में बच्चों, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड एक्सप्रेसिंग वन आइडिया मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये है बच्चे के जी, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? नहीं? अच्छा, ये मैं कह रहा था कि भाई दो सिंगुलर नाउन्स हैं, अब इन दोनों की एक ही मीनिंग होगी तो हम सिंगुलर लगाएंगे। किस तरह? नॉलेज एंड विजडम मेक्स अ मैन ग्रेट। अब दोनों एक ही बात है, नॉलेज और विजडम दोनों की एक ही माना है। तो जब ये दोनों को एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगेगा, मेक्स लगेगा, ना कि मेक या कुछ और। इसी तरह इसका अगला एग्जांपल है कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अब ये दोनों स्लो और स्टडी दोनों का मतलब ये है कि भाई धीमे धीमे चलना, तो ये दोनों का एक ही आइडिया है, एक ही मीनिंग है, तो इनके साथ सिंगुलर लगेगा। नंबर 4 इज टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड which preceded by each and every must be used with a singular verb। किस तरह? अब ये कह रहे हैं कि ईच बॉय एंड गर्ल, हर एक बॉय, क्या मतलब भैया? दानियाल, you can ask the question if you want to any। आई गेस बच्चे ये मेरे ख्याल में सीधे सीधे रूल्स हैं, इनका कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जो है ना उसको, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें बच्चा ये है ना कि ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें अब ये जो नॉलेज है और ये जो विजडम है ना, ये इन इन दोनों की बच्चा एक ही मीनिंग है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो जब ये इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे ना, अब ये तो अब आप ऐसे कह सकते हैं ना कि हम दो चीज़ों को जब कनेक्ट करते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे मेक क्यों नहीं लगाया, हमने सिंगुलर वर्ब क्यों नहीं लगाया, हमने सॉरी प्लूरल क्यों नहीं लगाया, सिंगुलर क्यों लगाया है। सिंगुलर इसलिए लगाया क्योंकि बच्चे इन दोनों की मीनिंग एक जैसी है, एक्सप्रेसिंग वन आइडिया। तो उसके लिए जब हम करेंगे तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लूरल। चौथे का मैं आपको बता रहा था कि भाई जो है ना, जब हम अगेन ये जो चौथा है ये बिल्कुल पहले की तरह है, पहले वाला। उसमें भी हम ईच, एवरी वन, वन ऑफ देम, इस तरह के जब आएंगे ना, जिस तरह हम एक भाई हमारे बात कर रहे थे कि यार ये शुरू में ये जो ईच, एवरी वन, ये इस तरह के जो आते हैं वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो उनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। ये देखें, अब बॉय एंड गर्ल की वजह से नहीं देखेंगे हम, इन ईच की वजह से देखेंगे। ईच, एवरी, एवरीवन, इनकी वजह से क्या लगता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। नो सर। नो सर। परफेक्ट। आगे जी पांचवा, नो when सर। चलें चलें, when two singular subjects connected by or nor differ in person, the verb should agree in person with the subject nearest to it. अब देखें, either और, neither nor, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। इनका कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि नॉट के बाद जो ये जो सब्जेक्ट होगा, ये जो आई है ना, आई, इसकी मुताबिक हम जो है ना यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, आई के साथ हमेशा हैव आता है। अब ये जो हैव लगा है ना, ये हमीद और आई की वजह से नहीं लगा, ये आई की वजह से लगा है सिर्फ। ये कह रहा है विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, ये वर्ब इसके जो अपना क्या कहते हैं नाउन होगा ना, उसके मुताबिक लगेगा। एक और मैं एग्जांपल दे दूं, नीदर मी नॉर अली हैज। अब देखें यहाँ पे अगर अली आ जाएगा, अली इज अगेन अ सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। तो हम ये जो ना पहला वाला जो है, इसके करीबी करीबी इस वाले को देखेंगे, ना कि ये जो पीछे वाले को देखेंगे। जी कोई पूछना चाह रहा है कोई? सर अपना इधर और नीदर हर हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, है ना सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही रूल है। और एज वेल एज फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब लेता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर राइट, यू आर राइट। जी सर। जी, ये वाला यही कॉन्सेप्ट था, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस वाले रूल में कि भाई नीदर नॉर वाले हमेशा सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब लेते हैं। आगे जी छठा सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छठा द कलेक्टिव नाउन वाला। ये आप देखें, अब जब कलेक्टिव नाउन होगा ना जहाँ पे, वहां पे जो है ना आपको सिंगुलर लगेगा कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। और जब आप उनको अलग अलग करेंगे, वहां पे जो है क्या हो जाएगा, वो एज अ प्लूरल यूज होगा। जैसे सबसे पहले ये देखें, द शिप्स क्रू हैज अराइव्ड। अब ये शिप्स क्रू जो है ना, ये बच्चे कलेक्टिव नाउन है। अब जो कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है जी, ये शिप्स क्रू जो है, ये बच्चे कलेक्टिव नाउन में बता रहा था, ये कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जो हमारा वर्ब लगेगा, दैट हैज टू बी अ सिंगुलर वन, नॉट लाइक द शिप्स क्रू हैव, ये नहीं लगेगा, शिप्स क्रू हैज, कलेक्टिव के साथ सिंगल। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को दो हिस्सों में सेपरेट करेंगे, इंडिविजुअल्स एज कंसिडरली सेपरेट, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो फिर जो क्रू होगा वो प्लूरल लेगा। इट मस्ट बी अ प्लूरल वर्ब। जब हम अलग करेंगे, अब क्रू जो है अब पूरा मजमा हो गया, अब पूरी एक जमात हो गई ना, इस समझो बहुत सारे लोग हो गए। तो जब बहुत सारे लोग हो गए तो उनके साथ क्या लगता है, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। When the ship arrived the airport,
द क्रू वर वेलकम्ड बाय द पाकिस्तान नेवी। ठीक है, तो इसमें ये दो चीजें थी। अगर हम इकट्ठे लिखेंगे कलेक्टिव नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा, अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर जो क्रू होगा वो क्या क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे ये इसका एक बेसिक रूल था। इसके बाद ये अगला वाला है nouns which are plural in form but singular in meaning must be used with a singular verb। जिस तरह न्यूज लफ्ज आता है और पॉलिटिक्स आता पॉलिटिक्स आ गया, वेजेस आ गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, गुलिवर्स ट्रेवल आ गया। ये जो है ना मतलब कि जो है ना ये नाउन्स हैं लेकिन ये है प्लूरल। अब न्यूज प्लूरल है, वेजेस प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है ना वो सिंगुलर मीनिंग है, तो इनके साथ हमेशा जो है ना सिंगुलर फॉर्म लगेगी। ये देखें, द न्यूज इज, द वेजेस ऑफ सिन इज, ठीक है, पॉलिटिक्स इज, द यूनाइटेड नेशंस इज, गुलिवर्स ट्रेवल इज। ये देखें, तो अब ये एस की वजह से ये आपको जो है ना प्लूरल लगेंगे, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, तभी हमने इनको क्या किया, सिंगुलर वर्ब लगाए हैं इन पे। ठीक है जी, ये थी आज की बात जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थी। इस पे अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बताएं। इसका टेस्ट वगैरह भी जो है ना मैं लिंक भेजूंगा, वो आप ऑनलाइन करेंगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सवाल पूछना है तो बताएं, नहीं तो आगे वाला टॉपिक हम पढ़ें। नहीं सर, ओके, क्लियर है। Perfect। आगे जी है फ्यूचर एंड कंडीशनल टेंसेस। ठीक है, इसमें बच्चे तीन चीजें हैं। ठीक है, कि कंडीशनल का मतलब ये होता है कि एक काम कंडीशनड है, यानी कि एक काम होगा, ए होगा तो बी होगा। ठीक है, दे आर कंडीशनड, यानी कि कंडीशनल होगा तब काम जो है ना वो होगा, ये पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ द वेदर इज फाइन, अभी यानी कि अभी प्रेजेंट में, इफ द वेदर इज फाइन आई शुड गो आउट, आई शेल गो आउट। मतलब कि जो फ्यूचर का काम है वो प्रेजेंट पे मुबन्नी है। ये बस समझ में आ गई ना, इजी सीन, कि भाई अभी अगर मौसम ठीक है तो मैं शाम में बाहर जाऊंगा। इफ द वेदर इज फाइन आई शेल गो आउट। तो शाम का जो बाहर जाना है वो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन पे के जिम्मे है, कि अभी अभी अगर वेदर सही होगा तो फिर जो है फिर जो है मैं शाम में बाहर जाऊंगा। सही है। दूसरा, हाँ जान जी, दूसरा जो है वो है पास्ट और कंडीशनल। कैसे, कि इफ द वेदर वाज फाइन आई शुड गो आउट, यानी कि अगर पास्ट में वेदर ठीक होता तो फिर मैं बाहर जाता, आई शुड गो आउट। यानी कि पहले अगर जो पास्ट में ये पास्ट की बात हो रही है, इफ द वेदर वाज फाइन तो फिर मैं बाहर जाता, यानी कि कंडीशन हो गया, अब पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि जी इफ द वेदर हैड बीन फाइन, अब यहाँ पे आ गया हैड बीन फाइन। इफ द वेदर हैड बीन का मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लग गया। ओके जी, अब ये पास्ट परफेक्ट लग गया तो इसका जो जाएगा वो कंडीशनल परफेक्ट में जाएगा। कह रहा है कि इफ द वेदर हैड बीन फाइन आई शुड हैव गॉन आउट। इसका मतलब जब अगर इसको मैं उर्दू में करूं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो है मौसम ठीक होता तो फिर मैं बाहर गया होता, यानी कि मेरा जो बाहर जाना है इज डिपेंडेंट ऑन द वेदर, कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। अगर मौसम ठीक होगा तभी मैं बाहर जा पाऊंगा, और मौसम ठीक नहीं होगा तो फिर मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। यानी दिस रेफर्स सही टू है अ सर। पास्ट इवेंट, इफ ए हैड हैपेंड बी वुड हैव फॉलोड, यानी कि ए होगा तो बी फॉलो करेगा, अगर ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। जिस तरह ये एग्जांपल्स में देखें, इफ यू फिनिश यू विल गो टू सिनेमा। प्रेजेंट में आप अगर काम करेंगे तभी आप सिनेमा जा पाएंगे। ओके सर। जी, तो इफ यू फिनिश इज द फर्स्ट थिंग, यानी कि ए
अब ए हो जाएगा तभी आप जो बी काम करेंगे, ए नहीं होगा, अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो आप सिनेमा भी नहीं जा पाएंगे। उसके बाद है जी, इफ यू टोल्ड मी ट्रुथ आई हैड हेल्प यू। अगर तुम मुझे सच बताते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ आई हैड हेल्प यू। अगर तुमने मुझे सच बताता, यानी कि पहला सीन है कि सच बताना, सच बताया होता तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता। आई हैड हेल्प यू। अगेन इसका अगर हम पास्ट परफेक्ट देखें तो फिर वो कैसे बनेगा, इफ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ। अगर तुमने मुझे सच बताया होता, आई वुड हैव हेल्प यू। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इफ यू हैड, यहाँ पे हैड है और यहाँ पे हैव है, ये देखें। तो ये आपको चेक करना होगा कि ये जो है ना पास्ट में है और ये कंडीशनल में है। तो कंडीशनल हमेशा जो है ना प्रेजेंट का लगता है। इफ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये चीज समझ में आई आपको? ये लास्ट वाला, ये वाला सीन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो है ना, ये आपको याद रखना तो होगा। सर ये नहीं आया समझ में। अच्छा, अब ये दोबारा समझे। ये बच्चे, ये जो है ना, ये जो पहले फुल स्टॉप है ना, आई इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट है। ठीक है, हैड की वजह से। अब ये पास्ट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, टोल्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे हैड लगा हुआ है, हैज हैव नहीं लगा हुआ। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो इसका जो कंडीशनल लगा बच्चों वो लगा हैव हेल्प्ड, आई वुड हैव हेल्प्ड। यानी कि अगर तुम मुझे सच बताते पहले तो फिर उसका नतीजा क्या होता कि मैं फिर तुम्हारी हेल्प कर चुका होता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये ऐसे कंडीशनल जाएगा। बस कंडीशनल का आप सिंपल ये समझें कि एक काम होगा तो फिर दूसरा काम होगा। सही है सर, कंडीशन मतलब। जी, सिंपल एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन का मतलब ये है कि भाई अगर आपने पहला काम करना है, पहला काम, दूसरा काम इसमें मुबन्नी है कि पहला काम हो, और तो दूसरा काम तब तक नहीं होगा जब तक पहला काम नहीं होगा। पहला काम करेंगे तो फिर आप दूसरे काम में जाएंगे। सही है सर। चलें आगे जी बच्चों, टेंसेस एंड द यूजेस ऑफ टेंसेस। तो इसमें सबसे पहले तो ये ये आगे से हम तो पढ़ते आते हैं काफी। अगेन ये रिवीजन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये चीजें आती हैं बिल्कुल टेस्ट में। इसमें कह रहा है कि भाई टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन ग्रामर टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट इन एनी लैंग्वेज। टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस नेमली। अब ये सिंपल है कि टेंस जो है ना किसी भी टाइम, इवेंट या एक्शन को जो है ना इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो मेजर हैं वो हमारे पास तीन ही होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। फिर उसी से हम जो है ना बाकी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो है ना कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हम निकालते रहते हैं। ठीक है जी। अब प्रेजेंट टेंस है, उसका क्या, प्रेजेंट टेंस कहता है अ वर्ब दैट रेफर्स टू अ प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। कोई भी एक चीज जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसी वक्त हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस लेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी जो है ना चार फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कहता है कि टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, जो एक लम्हे में हो रहा है अभी, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। यानी कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, अब ये सिंग्स, जिस तरह ये सिंग्स है, अब यहाँ पे जो है आपका क्या लगेगा, इंडेफिनिट टेंस लगेगा। इस तरह आई लर्न माई क्लास, ठीक है, आई लर्न नहीं आएगा, ईडी नहीं लगेगा, क्योंकि आई लर्न माई क्लास अभी प्रेजेंट मूवमेंट में हो रहा है। टू एक्सप्रेस अ हैबिट, कोई हैबिट बतानी हो, कोई कस्टम बताना हो, उसके लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। यानी कि वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली, अब अर्ली जो है इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। अब जिस तरह आई गो टू आई गो टू बेड लेट, ठीक है, यानी कि मैं ये इस तरह के जो कस्टम है, ये हैबिट्स हैं, ये जो है ना इंडेफिनिट टेंस में आएंगे।
इस तरह कह रहे कि अगर टू डिस्क्राइब सम एक्ट्स एज अ हिस्टोरिक प्रेजेंस, कोई एक चीज जो पास्ट में हुई है, ठीक है, वो भी जो है ना हमारा इंडेफिनिट टेंस लेगा। जैसे जिस तरह पाकिस्तान कम्स, ये देखें कम्स, पाकिस्तान कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द 14th of August 1947। 14 अगस्त को जो हुआ था वो जब हम वो बता रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे, जब उसकी एक किस्म की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, वो हमारी क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, ना कि कुछ और में। अब हिस्ट्री के लिए तो अगेन हम पास्ट ही इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक चीज जो हो गई, लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लेते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं, अब राइटिंग के भी फॉर्म होती है ना, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, नेरेटिव होता है। जब हम नेरेट करेंगे तो फिर हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो फिर हम इंडेफिनिट लगाते हैं, सिंपल। तो इसलिए जब हम हिस्टोरिक इवेंट्स को, हिस्टोरिक प्रेजेंस को जब हम डिस्क्राइब करते रहेंगे तो फिर सिंपल इंडेफिनिट लगेगा। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई एक ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि हकीकत है, उसके लिए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। जिस तरह गॉड इज वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये ऐसी चीजें जो कि चेंज नहीं होने वाली, तो इनके साथ हमेशा हम इंडेफिनिट लगाते हैं। किसी एक कोटेशन का सीन हो, अगर कोई कोटेशन हो, वो हम पैरेंथेसिस में लिखनी है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अल्लाह सेज इंडीड वी हैव लगाया है, अब इस तरह ये इंडेफिनिट लगाया है। अगेन यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो प्रेजेंट परफेक्ट की दी हुई है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब हम कोटेशन लगाएंगे तो इंडेफिनिट लगेगा। साइंटिफिक स्टेटमेंट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बिल्कुल एक तरह काम करती हैं। ये जो है ना दोनों यानी कि ट्रूथ हैं। साइंटिफिक स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी कभी चेंज नहीं होने वाली होती, वो भी ऐसी होती हैं जो जो कि चलती रहती है। जिस तरह द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व्स, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है एक किस्म का, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो इसके लिए हमेशा इंडेफिनिट लगेगा। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इस वाले पोर्शन में आपको कोई सवाल? प्रेजेंट और यूज ऑफ सिंपल टेंस, नो सर। कोई और? नो सर, क्लियर, सिंपल टेंस। जी जी, ये सिंपल टेंस बिल्कुल, ये इजी रिवीजन। आगे जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस वो होता है एक चीज जो चल रही है अभी तक, प्रोग्रेसिव है जो कि खत्म नहीं हुई, ठीक है। एक चीज जो अभी तक चल रही है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। एज ऑफ जिस तरह वर्ड की मीनिंग है, प्रोग्रेस मतलब अभी तक चल रहा है। ये देखें, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज यूज टू डिनोट एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, उस टाइम जो एक चीज चल रही है, तो उसके लिए हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह इट इज रेनिंग, अभी चल रहा है। वी आर वॉचिंग द मूवी, वी आर वॉचिंग द मूवी मतलब ये कि अभी हम देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है। तो अभी हम जो जो कि काम अभी हो रहा है उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। फॉर अ टेम्पररी एक्शन, जिस तरह आई एम लर्निंग इंग्लिश, अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अगेन कॉन्टिन्यूस लगेगा, क्योंकि जो है ना अभी जो टेम्पररी काम है ये अभी मतलब कि जो है 20 आधे घंटे की क्लास है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे ना, तो अभी ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए भी हम जो है ना कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। दे आर एक्टिंग इन अ फिल्म, एक फिल्म में काम कर रहे हैं, तो अभी जो है ना प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूस है, टेम्पररी है। एक प्रोजेक्ट है, खत्म हो जाएगा, फिल्म जो है ना जब पूरी हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी में एक चीज आती है जरूर कि वो जो ना आपका टेम्परेरी वक्त कितना है, कि लेट से एक फिल्म है, अब वो 1 साल भी लग सकता है उसको बनने में ना, तो उसका जो टेम्परेरी पीरियड होगा वो वही होगा। यानी कि एक्टर जो है एक फिल्म में काम कर रहे हैं तो एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट है। तो वो जो फिल्म है वो खत्म तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये उस सेंस की बात कर रहे हैं, एक काम है टेम्परेरी है,
जो कि फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस लगेगा फॉर नाउ। आगे जी, फॉर अ प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, आपने कुछ एक्शन अभी आपने सोचे हैं, लेकिन आप जब वो आपने जो करने हैं वो बाद में करने, यानी फ्यूचर में करने हैं, उसके लिए भी आपका प्रेजेंट लगता है। जैसे वी आर विजिटिंग कराची दिस वीक, इस हफ्ते हम कराची जाएंगे, ठीक है, जाएंगे, अभी हम गए नहीं हैं। तो आप उर्दू अगर ट्रांसलेट करें तो उर्दू यही बन रहा है कि हम जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, दिस वीक, इस हफ्ते हम कराची जाएंगे, वी आर विजिटिंग कराची दिस वीक, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान एक्शन जो होगा उसके लिए भी हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस लगेगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस लगेगा। अहमद इज गेटिंग मैरिड दिस अगस्त, अब ये दिस अगस्त, दिस वीक की वजह से ना हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये प्लान्ड है, अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में होगा। तो इसकी वजह से हम जो है यहाँ पे आर लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं, ये हम सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर लगा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा रहे हैं, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। आगे जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है सिंपल, इसका जो मॉडल होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज हैव एंड देन द हेल्पिंग वर्ब एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो उस हिसाब से अब इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि भाई इट इज यूज्ड टू डिनोट एज एक्शन दैट हैज जस्ट हैपेंड, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड, एक ऐसा इवेंट जो ऐसा इवेंट जो कि अभी आपके आंखों के सामने हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जिस तरह माई ब्रदर हैज जस्ट गॉन आउट, मेरा भाई अभी अभी बाहर गया है, तो उसके लिए हमने हैज लगाया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया हमने। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द मनी ऑन बुक्स, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है। अब अगेन आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट लग गया। To connect a completed event in some or other with the present time as, यानी कि to connect a completed event, एग्जाम्पल इसकी आप सुने, we have lived here 10 years, हम इस जगह 10 साल रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, we are still living here, इसी वजह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट लगाया है, ना कि पास्ट लगाया है। we had, अगर पास्ट होता ना फिर होता we had lived here 10 years, तो हम ये नहीं करेंगे। हम ऐसी चीज को जब बता रहे हैं कि जब हम उसी में रह रहे हैं और 10 सालों से रह रहे हैं एक जगह पे, एक एक आपका घर है जिसमें आप 10 सालों से रह रहे हैं, अब आप किसी को बताएंगे तो आप यही बताएंगे वी हैव लिव्ड हेयर 10 years, अब ये नहीं बताएंगे वी हैड लिव्ड हेयर, हैड जो लगेगा वो फिर पास्ट को बता रहा है, अभी आप प्रेजेंट में ये अभी भी रह रहे हैं आप लोग वहां पे, तो आप जो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे, हैव लगाएंगे। To express past action whose time is not specific, अच्छा टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन क्या है, पास्ट एक्शन है। कैसे, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, अब ये जो बिफोर है ये आपको बता रहा है, ये जो हैव लगा है ये इन प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, लेकिन ये जो बिफोर लगा है ये जो है पास्ट एक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने जो क्या लगाया है, ये भाई स्पेसिफिक रूल है इसका, तो इस रूल की वजह से हमने जो है ना क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। अच्छा बच्चों, ये होता है ना कभी कभार इंग्लिश में आपको सीन्स ये होते हैं कि आपको जो है ना ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये कैसे मतलब रूल्स हैं, तो इंग्लिश का भाई ये है कि ये जो लैंग्वेज है ना उसमें आप लोगों को जो है ना ऐसे लगेगा कि भाई ये एक 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 बार में तो हम ये पढ़ते हैं, दूसरी बार ये चेंज होके ये बन जाता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बस इसका यही है कि इसके जो रूल्स है ना वो आपको थोड़े से रिमेम्बर करने होंगे, रूल्स आपको जो है ना थोड़े से याद रखने होंगे, जिस तरह के रूल्स हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट और जैसा, वो उसमें आपको दो चीज़ों से आ सकता है, एक तो या मैं कहूँगा एक चीज़ से आ सकता है, आप सिंपल रीडिंग करें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी आपके हाथ में आता है ना आप पढ़ डालें, और उससे आपको जो है ना ये जो है ना स्पेसिफिक फिर आपको रूल्स रटा लगाने नहीं पड़ेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये सारी ये हम आपको स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये चीज़ें आपकी बेहतर से बेस्ट तब होंगी जब आप एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा बुक रीडिंग करेंगे, और
और जो है ना और कुछ भी बुक्स वगैरह रिसाले इंग्लिश में, तो उससे आपको चीज़ें आसानी होगी। जिस तरह आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, अब ये देखें पास्ट एक्शन है ना, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, लेकिन इसके साथ जो उसने टाइम स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि क्या वो बार बार आती रहती है, क्या अभी आई है, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। तो अब टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट लगाया, हमने हैड नहीं लगाया, हैव लगाया। आई हैव एक्सक्यूज मी, आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। ठीक है, अब कितना किया ये टाइम का पता नहीं है हमें, टाइम इज नॉट स्पेसिफिक। आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। ठीक है, सिमरन मैंने तुम्हारा हमेशा हमेशा इंतजार किया। ठीक है, किसी लड़की को बोलते हैं हम, आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू। ओके, तो ये इस तरह होता है, टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो, लेकिन जो है ना ये प्रेजेंट जो है ना एक एक्शन को बता रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू, टाइम बाउंड नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लग गया। एक और सी चीज है जी, फॉर पास्ट इवेंट्स हुज रिजल्ट इज स्टिल फेल्ट, एक काम हुआ जो आपने पास्ट में किया लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी है। जिस तरह द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स, एक माली ने पौधों को पानी दे दिया, लेकिन दे दिया पास्ट में दे दिया, लेकिन उसके कपड़े अभी भी गीले हैं, पानी की वजह से उसके कपड़े अभी भी गीले हैं। तो एक काम जो आपने पहले कर लिया, लेकिन उसकी वजह से आपको एक जो फेल्टनेस है, जो आपको फीलिंग आ रही है, वो अभी भी आ रही है, अभी आ रही है। इसकी वजह से हमने जो है ना हैज लगाया है, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स, ऐसे आप समझे। तो ये हैज जो लगा है वो फेल्टनेस की वजह से है, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। वी हैव वॉक्ड द लॉन्ग डिस्टेंस, वी हैव वॉक्ड द लॉन्ग डिस्टेंस। अब जैसा बात है, हमने कहता है हमने लंबा सफर तय कर लिया है, कर लिया है मतलब पास्ट हो गया। ठीक है, वी हैव वॉक्ड द लॉन्ग डिस्टेंस, अब पिछला सफर हमने कर लिया है, इसकी वजह से हम अभी क्या हुए, थक गए हैं, वी आर नाउ वेरी टायर्ड। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन है, ये हम जो टायर्डनेस है वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से है। हम जो हमारे हम थकावट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि हम जो है ना लंबा सफर हमने तय किया। ठीक है जी।